स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से इस ऊपर के मंच पर। बीजेपी ने अपने पहले 6 उम्मीदवारों की सूची पंजाब के लिए घोषित कर दी है। ये सूची जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा करने से पंजाब में जो लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक एक स्थिति जो स्पष्ट नहीं थी उसको एक स्पष्टता मिली है, बात आगे चली है। इससे पहले सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जो जारी की थी और उनमें से एक जो थे वो भाजपा के खेमे में चले गए, बावजूद इसके कि उनको टिकट दी गई थी। जालंधर से जो सिटिंग एमपी है सुशील कुमार रिंकू, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसी सीट से, जालंधर से। तो इससे एक चेहरा, एक आकार जो है वो दिखाई देना शुरू हुआ है। हालांकि इसमें और स्पष्टता तब आएगी जब दूसरी पार्टियां जिनमें कांग्रेस और अकाली दल शामिल है, जब वो अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे तो तब हम एक सही, एक संतुलित जो है आकलन जो है इस स्थिति का वो करने के सक्षम होंगे। लेकिन ये सूची जारी करना बीजेपी की तरफ से ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत जो पंजाब की चुनावी राजनीति के लिए देती है। और में सबसे बड़ा ये है कि ऐसा करने से भाजपा ने ये बता दिया है कि भाई ये लड़ाई मुख्य रूप में से कौन सी बड़ी पार्टियों के बीच में रहने वाली है। पहले की जो हमारे आकलन थे स्कूपर के मंच से, हमने इस बात को महसूस किया था कि ये लड़ाई जो है ये इन दोनों पार्टियों के बीच में रहने वाली, एक जो केंद्र में सत्ता में है और दूसरी जो पंजाब राज्य में सत्ता में है। तो दोनों के स्टेक जो है वो बड़े हाई है। तो कांग्रेस अभी तक वही बिखराव वाली स्थिति है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो अभी हम कांग्रेस या श्रोमणी अकाली दल पे बात नहीं करेंगे, उसको इस चर्चा में नहीं लेके आएंगे। लेकिन बीजेपी की जो ये जो फैसला है उनका, ये इसको अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की जरूरत है। उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये बताने की कोशिश की है कि वो इन चुनावों को कांग्रेस या श्रोमणी अकाली दल को सामने रखकर नहीं, अपितु आम आदमी पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी, उसको सामने रखकर वो ये चुनाव जो है वो लड़ रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, सबको बताने की दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है, तो वही कुछ ऐसा पंजाब में एक अलग तरीके से बीजेपी जो है वो करती दिखाई दे रही है। और उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ खींचना, अपने खेमे में लेके आना, उसका एक मुख्य संकेत है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि धरातल में पंजाब में आम आदमी पार्टी की पकड़ पहले से ढीली हो रही है। 2022 से अगर मुकाबला करें 2 साल के बाद, पहला एमएलए, बावजूद इस प्रचंड बहुमत के, पहला एमएलए जो शीतल अंगुराल हैं जालंधर से, सिटिंग एमएलए बीजेपी में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि सिटिंग एमपी जो मूलतः कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, तो उन्होंने ये जालंधर का चुनाव, उपचुनाव जीता था और उनको टिकट भी दी गई इस बार भी, लेकिन फिर भी वो बीजेपी में गए हैं। तो ये किस बात की ओर संकेत करता है? तो मुझे ऐसे लगता है कि सुशील कुमार रिंकू, अंगुराल, उनके बारे में आप कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज तो तय है कि वो इस राजनीति में काफी देर से हैं, कम से कम अपने क्षेत्र की जो नब्ज है उसको वो पहचानते हैं। और उनको शायद ये लगा
कि ऐसा एक अंडरकरंट चल रहा है जो कि बीजेपी के पक्ष में है, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, ये कदम उठाया। ये बड़ा साहसिक कदम है कि आपको जो जो आप सिटिंग एमपी हो और जिस पार्टी की वजह से आप एमपी बने हो और जिसने आपको उम्मीदवार बनाया हो, उसको भी आप छोड़ दें, यानी कि उसकी भी कुर्बानी कर दें, तो इसका मतलब है कि जमीन पे धरातल में वो कुछ हवा का रुख जो चल रहा है उसको उन्होंने पहचाना है और ये फैसला लिया। दूसरा बड़ा नाम वो है लुधियाना के रवनीत बिट्टू का इस सूची में। रवनीत बिट्टू सिटिंग एमपी है, 3 बार के एमपी है, सभी जानते हैं कि कौन से परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ परिवार है। लेकिन उन्होंने भी अगर अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़ के इधर आए तो हमने, अगर आप हमारे जो दर्शक है, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ये बात कही थी, रवनीत बिट्टू ने छोड़ा है तो पूर्ण संभावना है कि उनको लुधियाना से टिकट दी जाए और वो टिकट मिल गई है। ये मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जिसमें हमने जिस दिन ये सुनील जाखड़ जो है उन्होंने ये घोषणा की थी कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं होने जा रहा है, और उसी दिन रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी का दामन थाम लिया था। और तीसरा बड़ा नाम है पटियाला से महारानी परनीत कौर, जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और वो भी सिटिंग एमपी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट केंद्र में रह चुकी हैं, उन्होंने भी छोड़ा। तो ये तीनों के तीनों जो सिटिंग एमपी है, 2 कांग्रेस से और 1 आम आदमी पार्टी से, अगर ये सिटिंग एमपी बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं है। महारानी परनीत कौर पहले से भी जीती हुई है और पटियाला उनकी ये होम कंस्टिट्यूएंसी है, तो उनको भी पता है कि नीचे जमीन पे कौन सी धारा चल रही है, और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का पल्ला जो है वो पकड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी बीजेपी का पल्ला पकड़ा, पार्टी तो और भी आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है, तो ये दोनों ने, विशेषकर बिट्टू और महारानी परनीत, ये आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं गए, ये श्रोमणी अकाली दल में क्यों नहीं गए, इन्होंने बीजेपी का ही क्यों ज्वाइन क्यों किया, प्रेफरेंस क्यों दी? तो जाहिर सी बात है कि नीचे जमीन पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इन्होंने बीजेपी का दामन पकड़ा है, क्योंकि कोई भी इस कद का जो, इस हैसियत का जो नेता होता है वो उस पार्टी में नहीं जाएगा जिस पार्टी के हारने के चांसेस हो। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र जलंधर, लुधियाना और पटियाला, ये पंजाब के 3 बड़े शहर, 3 बड़े क्षेत्र है। अगर वहां से इस किस्म का संकेत मिल रहा है तो बाकी के पंजाब में, खैर इसकी जो और भी बारीकी से हम जो है इसका आकलन जो है वो बाद में करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक पूरी बिसात नहीं बिछ जाती शतरंज की, तब तक आकलन करना जो है वो जल्दबाजी होगी। तो उसके लिए अभी हम कुछ देर और प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन ये जो सूची है तो इसको लेके एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी वो अभी कहां पे खड़े हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उसने तो अभी, जो हमारी जानकारी है, अभी तक तो वो बड़े बड़े कंफ्यूज्ड एक स्टेट ऑफ माइंड है उनकी पार्टी की ओर चल रही। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन से प्रत्याशी जो है वो उतारे जाए। उनको प्रत्याशियों की, क्योंकि जिस तरीके से ये चल रहा है सारा घटनाक्रम, उसमें तो सबसे बड़ा अगर किसी को
जो सेटबैक है, नुकसान है, वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी दूसरी विरोधी पार्टियों के मुकाबले, जिसमें मैं श्रोमणी अकाली दल को शामिल करता हूं, उसका जो स्टेक है इस लोकसभा चुनाव में वो सबसे ज्यादा, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक ऐसा अलायंस है, गठबंधन, इंडी अलायंस जो है, उसका वो हिस्सा है जो कि ये इस दावे के साथ, इस अपेक्षा के साथ अस्तित्व में आया है कि उन्होंने बीजेपी को केंद्र में मात देनी है और अपनी सरकार बनानी। लेकिन अगर वो पार्टी अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनलाइज नहीं कर सकी, तो आप अंदाजा लगाइए कि पार्टी की स्थिति इस वक्त क्या है। और सबसे बड़ा कि उनको ये डर है कि उन्हीं के जो विधायक हैं, जैसे पूर्व में हमने बात की है कि उनके पूर्व विधायक हैं और एक सिटिंग जो विधायक है डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल और गुरप्रीत सिंह जीपी, वो आम आदमी पार्टी में चले गए। और डॉक्टर चब्बेवाल के बारे में ये था कि आखिरी मोमेंट तक उनका फाइनल था कि होशियारपुर जो क्षेत्र है जिसमें उनका विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल आता है, वहां से ऑलमोस्ट ये तय था कि उनको जो लोकसभा के लिए वो टिकट पार्टी देगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। और चब्बेवाल जो है वो लुधियाना जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, वो थे। बड़ी महत्वपूर्ण ये एक पद था उनके लिए, लेकिन इन सबको दरकरार करते हुए वो चले गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और दूसरा रवनीत सिंह बिट्टू है, महारानी परनीत कौर है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के जो नेता है उनको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा चांस है वो इन लोकसभा चुनाव में पंजाब से कम बनता है। ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने 2019 में 8 सीटों पे जीत प्राप्त की थी। अब एक और जो महत्वपूर्ण इसका पहलू है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वो ये है कि दल बदलने वाला जो फैक्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने दल बदला, जिनको इन 6 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है, क्या वो अपने अपने क्षेत्र से जिता पाएंगे बीजेपी के लिए सीट? 2019 के बाद ये पहली बार होगा कि जब बीजेपी बिना गठबंधन के, बिना श्रोमणी अकाली दल की सहायता के अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। तो उस सूरत में क्या ये बड़े नेता रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव जिता सकते? परनीत कौर और सुशील कुमार, इन तीनों में से मुख्य रूप से, बाकी की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इन मुख्य रूप में इन जो तीनों में से मुझे लगता है इस वक्त, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल की परिस्थिति और होगी। मुझे लगता है कि महारानी परनीत कौर की जो पटियाला सीट है उसके अलावा जलंधर से और यहां से लुधियाना से अभी तक नहीं लगता कि ये दोनों प्रत्याशी रिंकू और अपना बिट्टू जो है वो बीजेपी को जिता पाए। वो इसलिए क्योंकि महारानी परनीत कौर के जीतने के चांसेस मेरे आंकलन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि महारानी परनीत कौर को एक तो बीजेपी का जो वोट है पटियाला में, दूसरा कि महारानी के साथ बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के वर्कर हैं, केडर है, जो ब्लॉक के प्रधान हैं, जो स्थानीय अलग अलग उनके क्षेत्र जो है, विधानसभा के क्षेत्र, उनके नेता जो हैं, उनके वर्कर जो हैं, वो उनके साथ जाने वाले हैं। इनमें से अभी समाना है, वहां तो कुछ हमें खबर आ भी चुकी है कि जो पुराने कांग्रेस में के उनके समर्थक थे वो उनको समर्थन दे रहे हैं। उसके अलावा डेरा बस्सी का हल्का है, ये लालड़ू का क्षेत्र है जो अंबाला के साथ लगता है, और अपना राजपुरा है, बनूड़ है। तो पहले की
एक वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि बहुत से ऐसे लोकल जो नेता जो किसी भी पार्टी के लिए चुनावों में रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो आपको महारानी परनीत की कौर की जो चुनाव रैलियां हैं, मीटिंग्स हैं, उनमें आपको उनकी स्टेजों पे दिखाई दे सकते हैं। तो क्या लुधियाना में ऐसा हो सकता है या जालंधर में ऐसा कुछ हो सकता है? लुधियाना में मुझे नहीं लगता कि बिट्टू जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा समर्थक वर्ग अपना जो है उसको लेके बीजेपी के हक में वो भुगता पाएंगे। यहां पे रवनीत बिट्टू को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की जो ताकत है उस पे अपना इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा। अब जालंधर में जो रिंकू जी हैं वो पहले कांग्रेस के एमएलए थे, बाद में वो 2022 में हार गए, उनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने और वो जीत गए। रिंकू जी की जो उपचुनाव में जीत है उसमें रिंकू जी का कोई रोल नहीं, वो आम आदमी पार्टी क्योंकि वो सत्ता में है तो वो आम आदमी पार्टी के सहारे से वो चुनाव जीतते हैं। और उन्होंने इतनी बार दल बदल लिया है कि मुझे नहीं लगता है, और ऐसी सूचनाएं जालंधर से आ भी रही हैं कि वो वर्ग जो बीजेपी का नहीं था रवायती तौर पे, उसको वोट नहीं डालता था, लेकिन जो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से छिटका है, वापस आया है, दो वजह से, दो कारणों से। वो दो कारण है, एक तो राम मंदिर का इशू और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, उनका चेहरा। तो वो वर्ग जो है वो रिंकू की उम्मीदवारी पे नहीं लगता है कि वो खुश है वहां पे। हालांकि बीजेपी बहुत बड़ा गढ़ है जालंधर में, उसके विधानसभा जो है क्षेत्रों में, उनमें से 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उनका एमएलए नहीं था, लेकिन इस उपचुनाव में जो रिंकू जी ने जीता था वहां पे बीजेपी को लीड मिली थी। तो ये जो लीड है जीत में तब्दील होती है, ये और बड़े कारणों में पे आधारित है, लेकिन वो कारण क्या रूप लेते हैं, क्या शेप लेते हैं, ये थोड़ा सा समय के बाद हम इसका आकलन करेंगे। तो ये मोटी मोटी सी बातें हैं इस सूची को लेकर। और दूसरी कि बाकी के जैसे अमृतसर की सीट है, वहां पे तरन वो पूर्व डिप्लोमेट है, एम्बेसडर थे अमेरिका में भारत के, लेकिन अमृतसर में भी कुछ ऐसा हमें देखने, जितने भी दिग्गज नेता थे, चाहे वो स्वर्गीय अरुण जेटली थे या अभी जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, सिख चेहरा, और अरुण जेटली भी मूलतः पंजाबी थे, तो वहां पे बीजेपी जीत नहीं पाई। बावजूद इसके नहीं जीत पाई क्योंकि बीजेपी का श्रोमणी अकाली दल के साथ उस वक्त गठबंधन था। 2014 में अरुण जेटली, 2019 में हरदीप सिंह पुरी, और अब तो वो अकेले हैं। तो क्या क्या आधार बन सकता है उनकी जीत का, इसका आकलन भी हम बाद में करेंगे, लेकिन आज की स्थिति में यह है कि वो एक सिख चेहरा है, और जो शहर के रहने वाले सिख हैं विशेषकर, वो इसकी वजह से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसा पहला भी हमने देखा है विधानसभा इलेक्शन में, जीत नहीं पाए जो सिख चेहरे थे, लेकिन वो जो उनसे पहले हिंदू चेहरे थे बीजेपी के, उनसे ज्यादा उन्होंने वोटें हासिल की हैं। और अब जो है वो है गुरदासपुर की सीट। गुरदासपुर की सीट पे एक बहुत सही निर्णय बीजेपी ने लिया। वहां पे 3 बार के विधायक रह चुके दिनेश सिंह बब्बू को, और वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं जब गठबंधन की सरकार थी, वहां पे उनको उतारना, इसका सीधा सीधा संकेत वहां के जो वर्कर हैं, बीजेपी का संगठन है, उसको ये है कि नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व, वो आपकी भावनाओं का सम्मान करता है।
वो बाहर से पैराशूट कैंडिडेट नहीं। तो वो जो कटु एक अनुभव था जो सेलिब्रिटी को लेके आने का, इस बार भी चर्चाएं होती रही हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को लेके आया जाए, लेकिन पार्टी ने सेलिब्रिटी को ना लाकर एक पार्टी के ही अनुभवी नेता को चुनावी मैदान में उतारा है और इसका लाभ उनको मिलना अवश्य। और ये गुरदासपुर जो है वो बीजेपी की एक ट्रेडिशनल सीट है। उसके बाद आप फरीदकोट आ जाइए, तो फरीदकोट में आप देखेंगे कि वो जो सेलिब्रिटी हंसराज हंस जो मूलतः पंजाब के हैं, जलंधर के हैं, तो इधर उधर बड़ी पार्टियों में जाते रहे, उन्होंने भी दल बड़े बदले, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। अब वो दिल्ली में पिछली बार उनको उतारा गया था, तो दिल्ली में वो बड़े आराम से जीत गए थे और इस बार उनका नंबर नहीं लग रहा था। तो क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वहां पे एक सेलिब्रिटी जो पंजाबी फिल्मों के करमजीत अनमोल है उनको उतारा फरीदकोट से, रिजर्व क्षेत्र है, तो उन्होंने यहाँ पे हंसराज हंस जो है उनको उतारा है। और ये इसलिए भी क्योंकि वहां के जो सिटिंग एमपी मोहम्मद सदीक वो पंजाब के नामचीन जो है वो लोक गायक जो है वो हैं, रह चुके हैं, अभी तो वृद्ध हैं, लेकिन उनका उनकी एक पहचान है। और फरीदकोट जो मूल्यत है कि अर्बनाइज्ड वो चुनावी क्षेत्र नहीं है, ज्यादातर वो कस्बा है। और अगर फरीदकोट शहर जो है उसका मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वहां पे इस तरीके का लोगों का जो है मालवा का क्षेत्र है, गढ़ है वहां पे, तो वहां पे इस किस्म के जो प्रत्याशी उतारना, तो ये भी एक दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी का वहां पे कोई इतिहास नहीं रहा है और वहां पे ये जो क्या कहते हैं हंसराज हंस, वो क्या क्या मतलब ये अपना जोर दिखाते हैं, तो ये भी बड़ी देखने वाली दिलचस्प बात होगी। तो ये एक मोटे रूप से एक आंकलन जो है हमने आज यहाँ पे किया है, इस पे और बातचीत विस्तार में होती रहेगी। और इसी के चलते इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करूं, आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आपने बहुत भरपूर साथ दिया है अभी तक हमारा। आप कृपया हमारे इस चैनल को, द स्कूपर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।